राधे राधे प्रिय दर्शकों। आज की हमारी कहानी है पिता से हो गई भूल। एक ही घर में दो बेटी ब्याही। दोनों बेटी ससुराल में झगड़ा करके मायके पहुंचती है। एक बेटी के पिता ने अपने बेटी को लाड़ प्यार से ससुराल वालों को सबक सिखाना कहकर घर में रख लेते हैं। दूसरी बेटी के पिता ने अपने बेटी को डांट फटकार कर तुरंत उसको उसके ससुराल भेज देते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को हम अंत तक जानते हैं और देखते हैं कि किसके पिता ने अच्छा किया, किसके पिता ने बुरा। क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा बेटी भेजने वाले के पिता को? क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा बेटी अपने घर में रखने वाले पिता को? सागर और साहिल दोनों सगे भाई। सागर बड़ा, छोटा साहिल। सागर के पिताजी की एक बहुत बड़ी किराना की दुकान हुआ करती थी। राशन सामग्री सब उनके दुकान में उपलब्ध रहती थी। सागर और सागर के पिताजी दोनों मिलकर किराना की दुकान चलाया करते थे। लेकिन साहिल कभी भी अपने किराना स्टोर में नहीं जाता था। कभी पिताजी और बड़े भाई के लिए टिफिन लेकर भी जाना होता तो वह साफ मना कर देता। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लगा हुआ था। साहिल की पत्नी भी घर की जिम्मेदारियों से भागती थी। आज सुबह सुबह ही सासू माँ ने बड़ी बहू को आवाज देते हुए कहा, बहू, दाल खा खा कर रोज मन भर गया है। जरा आज तुम मेरे लिए बेसन की कढ़ी बना देना। कढ़ी थोड़ी खट्टी रखना। चावल बना लेना, रोटी। हाँ, और यदि बच्चों को दाल खाना है तो तुम बना लेना। इतनी बात सुनते बड़ी बहू संध्या गुस्से से उमड़ पड़ी। माँ जी, जब देखो आप मुझे ही फरमाइश क्यों सुनाया करती हैं? अपनी छोटी बहू को भी कभी बता दिया करें कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। मैं अभी कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं अपने बेटे के लिए टिफिन बना रही हूँ। आपने देखा ना कि अभी बाबूजी और आपके बड़े बेटे के लिए मैं सुबह सुबह नाश्ता बनाकर दी हूँ। अभी मुझे सुबह के नाश्ते बनाए हुए बर्तन भी साफ करने हैं। माँ जी, जब बड़ी बहू संध्या की ऐसी बातें सुनी तो वह अपनी छोटी बहू काव्या को आवाज देने लगी। काव्या बहू, बाहर आ तो। क्या तुझे कढ़ी बनानी आती है? बाहर आकर काव्या ने कहा, माँ जी, कढ़ी बनानी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने मायके में सीख रखी है। लेकिन माँ जी, मैं आज अपने मायके जा रही हूँ। मेरी दीदी का फोन आया था। मेरी दीदी बहुत दिनों के बाद मुझसे मिलने के लिए मायके आई है। और हाँ, वह विदेश जाने वाली है अपने पति के साथ। अगर मैं उससे नहीं मिली तो पता नहीं कब हम दोनों की मुलाकात होगी। इतनी बात सुनकर संध्या को बहुत गुस्सा आया। क्यों महारानी? अभी कल शाम को ही तो तुम अपने मायके से आई हो। क्या तुम्हारा रोज मायके आना जाना ही लगा रहता है? तुम्हारा मायका इसी शहर में है तो इसका मतलब ये कि तुम सुबह मायके में रहो, शाम को ससुराल में रहो। इतनी बातें सुनकर काव्या को भी गुस्सा आ गई। दीदी, आपका इतना अधिकार नहीं बनता कि आप हमें इस तरह से कहें। आप इस घर की बहू हैं तो मैं भी इस घर की छोटी बहू हूँ। संध्या ने कहा, यही तो मैं भी कहती हूँ कि तुम भी इस घर की छोटी बहू हो तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम घर के कामों में सबकी मदद करो और मेरे किचन में मेरा साथ दो। तुम अब कहीं नहीं जा रही हो, मायके नहीं जाओगी। तुम्हारी दीदी को मिलना है तो अपने घर क्यों नहीं बुला लेती? नहीं, मेरी दीदी यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि दीदी से मिलने वाले और भी बहुत लोग आ रहे हैं। मेरी मासी भी आ रही हैं, इसीलिए मैं तो आज जाऊंगी ही। इतना कहकर काव्या पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और एक अच्छी सी साड़ी मेकअप करके जब बाहर आई, सासू माँ ने पूछा, तूने साहिल से बात किया है या उसे बिना बताए ही चली जा रही है? तो कहने लगी, नहीं, मैंने अभी साहिल को नहीं बताया। यदि मैं अभी बता दूंगी तो वह मुझे जाने से मना करेंगे, जैसे कि तुम लोग मुझे मना कर रहे हो। मैं जाते जाते रास्ते में साहिल से बात कर लूंगी। इतना कहकर काव्या घर से निकल गई। अब तो संध्या भी किचन से बाहर आकर बैठ गई। माँ जी, मैंने सुबह का नाश्ता बना दिया, मेरे बेटे को टिफिन बना दिया, घर के बाकी के काम मैंने कर लिए। लेकिन अब आप मुझसे उम्मीद मत रखिए कि मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी। जब संध्या इस तरह से कहने लगी तो सासू माँ ने कहा, बहू, तुम खाना नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? वह तो मायके चली गई। तो जब तुम्हारे बाबूजी टिफिन लेने आएंगे तो क्या वो खाएंगे? क्या तुम्हारे पति सागर को लेकर जाएंगे? अब मैं ये कुछ नहीं जानती माँ जी।
जब काव्या लौटकर आएगी और घर के कामों में मदद करेगी, तभी मैं भी काम करूंगी। बहुत हो गया। क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ और वह काव्या महारानी? जब चाहे जब अपना मेकअप करके बाहर चली जाए और मैं नौकरों की तरह घर के काम करती रहूं। एक तो मेरा पति कमा कर पूरे घर के खर्च चलाते हैं। उसका पति बैठे बैठे घर की रोटियां तोड़ता है। पढ़ाई के नाम पर कभी दुकान में टिफिन भी लेकर नहीं जाता। बाबूजी आएंगे या कि वह खुद आएंगे, लेकिन यह दोनों, साहिल और उसकी पत्नी, यह दोनों सिर्फ अपने अपने मतलब से रखते हैं। इसीलिए माँ जी, अब मैं भी कभी किचन में जाऊंगी जब काव्या किचन में होगी। इतना कहकर वह आज अपने कमरे में आराम करने चली गई। दोपहर को जब 12:30 बज गया, बाबूजी टिफिन लेने आए तो कहने लगे, साहिल की माँ, जल्दी से बहू को बोल दे मुझे खाना दे दे और सागर के लिए टिफिन लगा दे। सासू माँ ने कहा, क्या बोल दूं? एक तो महारानी चली गई है अपने मायके और दूसरी मुंह फुलाकर कमरे में है। किचन में कुछ नहीं बना है, रुको मैं ही कुछ करती हूँ। इतना कहकर सासू माँ किचन में गई और उन्होंने मूंग दाल हल्दी नमक डालकर खिचड़ी बना दिया। जब वह आधे घंटे के बाद खिचड़ी लेकर आई, बोली, लो जी, इसमें घी डालकर अचार से खा लो, क्योंकि इससे ज्यादा तो मुझसे हो नहीं पाएगा और देर भी बहुत हो गई है। और आज उन्होंने सागर के लिए भी खिचड़ी ही भेज दिया। जब शाम को सागर आया तो उसने देखा कि शाम का भी खाना नहीं बना हुआ था। सागर कहने लगा, माँ जी, यह घर में चल क्या रहा है? आज आपने टिफिन में खिचड़ी क्यों भेजा था? माँ ने सारी बात बताई कि इस तरह से बहुएं कह रही हैं। शाम तक काव्या भी वापस आ चुकी थी। अब तो घर में बहस छिड़ गई। सागर अपनी पत्नी को कहने लगा, संध्या, तुम ये क्या नाटक लगा के रखी हो? आखिर तुम मेरे लिए तो खाना बनाकर भेजती। संध्या ने कहा, हाँ, मैंने कब मना किया है कि मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी? मैं यही करूंगी। अब हम दोनों ही अलग से खाएंगे। तो बाबूजी ने कहा कि बहू, तुम्हें अलग रहना है तो तुम साफ क्यों नहीं कह देती? अब मैं भी चाहता हूँ कि तुम दोनों को अलग अलग कर दूं। यही ठीक रहेगा। तो छोटी बहू ने कहा, हाँ ठीक तो रहेगा बाबूजी, लेकिन एक बात आप ध्यान से सुन लेना कि मैं आप दोनों की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। मैं अलग हो जाऊंगी, अपने पति के साथ ही अलग रहूंगी। यह बात सुनकर साहिल ने कहा, काव्या, कैसी बात कर रही है? वो मेरे मम्मी पापा हैं। मैं अलग होऊंगा तो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। काव्या नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। उधर संध्या ने भी यही कह दिया कि मैं क्यों सास ससुर को रखूं? क्या मैं ही ठेका लिखाकर आई हूँ कि जिंदगी भर उनकी सेवा करती रहूं? दोनों बहुओं ने अपने सास ससुर को अपने साथ रखने से मना कर दिया। इधर साहिल जब अपने कमरे में गया तो काव्या उससे झगड़ा करने लगी। तुम अपने माँ बाबू जी के सामने उन्हें रखने की बात क्यों कर दिए? इन बुढ़ों के साथ मैं नहीं रह सकती। अरे इनका और मेरा कोई मेल है? मैं इनकी पसंद का खाना बनाऊंगी कि अपनी पसंद का? हम दोनों ही रहेंगे तो कभी होटल में खा लेंगे तो कभी कुछ बना लेंगे। खबरदार अगर तुमने अपने मम्मी पापा को अपने साथ रखने की बात की। साहिल गुस्से से बोला कि तू मुझे इस तरह से कहने वाली होती कौन है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? वह मेरे साथ ही रहेंगे। फिर साहिल ने अपनी पत्नी को धक्का देते हुए कहा, अगर दोबारा तेरे मुंह से ऐसी बात निकली तो काव्या भी उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, आखिर तू मेरा कर क्या लेगा? तू तराज पर जब काव्या उतर आई तो साहिल ने उसके गाल में एक थप्पड़ मार दिया। अब तो काव्या गुस्से से अपना बैग भरने लगी और कहने लगी, तुम लोग जल्लाद हो। तुम लोगों के घर में मैं एक मिनट नहीं रहने वाली। अभी मैं अपने मम्मी पापा के घर जा रही हूँ। काव्या रात को 9:30 बजे अपना सामान पैक करी और अपने मम्मी के घर पहुंच गई। रात को वापिस आता हुआ अपनी बेटी को देख काव्या के पिताजी ने कहा, क्या हुआ बेटी? अभी तो तुम 5-6 बजे अपने घर गई थी और 4 घंटे के बाद वापिस बैग लेकर आ गई। काव्या के बिखरे हुए बाल, वही साड़ी देखकर उन्हें ऐसा तो लग रहा था कि कुछ तो घटना हुई है। फिर उन्होंने कहा कि बता बेटी, क्या हुआ तेरे साथ? काव्या रो रो कर कहने लगी, बाबूजी, जब मैं यहाँ से गई तो मैंने घर के सारे काम किए, खाना बनाया, सब कुछ किया,
लेकिन मेरे पति इतने पर भी मुझे मारे। उनके माता-पिता भी मुझे बहुत बोले। कहते हैं कि तू रोज मायके जाती बाबूजी। मैं तो आई थी दीदी से मिलने। मैं पूरा दिन घर का काम करती रहती हूँ और सास-ससुर की सेवा भी मेरे हिस्से में ही है। क्या मैं उस घर में नौकरानी हूँ? बाबूजी, जब से 3 साल से मेरी शादी हुई है, तो मैं कभी उस घर में चैन से नहीं रही। वो तो मैं आप लोगों को बताती नहीं थी कि समय के साथ-साथ शायद है कि सब कुछ सुधर जाए। लेकिन आज हद हो गई। जब साहिल मुझे मारा-पीटा, मेरे ऊपर हाथ उठाया, बाबूजी, अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। नहीं तो आपकी बेटी शायद कभी बताने के लायक भी ना रहे, तो आपको पछतावा होगा। यह बात सुनकर काव्या के पिताजी क्रोध में आ गए और कहने लगे कि बेटी, तू रुक, अब तो उस घर में नहीं जाएगी। अब तो मैं उन लोगों को जेल की हवा खिलाऊंगी। तुझे पहले बता देना चाहिए कि वह लोग तेरे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं। मेरी फूल सी बच्ची 3 सालों से इतना अत्याचार सह रही है और एक शब्द भी नहीं बोली। माँ भी वहां पर आ गई और कहने लगी, मेरी बेटी अपने माता-पिता की मर्यादा के लिए उस घर में इतना सब कुछ सहती रही और हमें नहीं बताई। बेटी, हम ऐसी मर्यादा का क्या करेंगे जब तेरी जान ही ना रहेगी। काव्या फपक फपक कर रो रही थी और अपनी माँ के गले लग गई। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो साहिल की माँ ने पूछा, बेटा तुमने क्या किया? क्या तुमने अपनी बहू के साथ झगड़ा किया जो रात को वह चली गई? इधर सब लोग बहुत पूछने लगे तो साहिल ने बताया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माँ, वही मेरे साथ बदतमीजी पर उतर आई थी तो मैंने थोड़ा सा उसके गाल में मार दिया। फिर साहिल की माँ ने कहा, जा बेटा माफी मांग ले और उसे घर वापस लेकर आ। साहिल ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा माँ। तो साहिल के पिताजी और माँ खुद ही अपनी बहू काव्या को लेने उनके घर पहुंच गए और माफी मांगने लगे। लेकिन काव्या के पिताजी ने साहिल के पिताजी का बहुत अपमान किया। उन्हें डांट फटकार कर कहा कि अब आप लोगों से हम कोई बात नहीं करेंगे। आप लोगों से हमारी बात कोर्ट में ही होगी। हम अपनी बेटी को ऐसे किसी अत्याचारी के घर में नहीं छोड़ेंगे। बहुत बेइज्जत किया। साहिल के पिताजी और माँ को वहां से वापस आना पड़ा। फिर तीसरे ही दिन काव्या के पिताजी एक वकील के पास चले गए और वहां से मिलकर उन्होंने काव्या के ससुराल वालों के ऊपर दहेज प्रथा का आरोप लगा दिया। शाम को जब आकर काव्या से बताए कि काव्या, मैंने केस फाइल कर दिया है। तेरे सास ससुर और तेरे पति पर दहेज लेने और मारने पीटने का आरोप लगाया है। काव्या ने कहा, पापा जी, पर उन लोगों ने दहेज नहीं मांगा था। तो काव्या के पापा ने कहा, बेटा कोर्ट कचहरी में हमेशा सच नहीं बोला जाता। केस अपने फेवर में हो और मजबूत हो, इसीलिए मैंने दहेज का आरोप लगा दिया है। इधर बड़ी बहू संध्या भी काव्या के जाने के बाद घर में ऊधम मचा रखी थी। उसने कहा, काव्या नहीं आएगी तो मैं भी घर के काम नहीं करूंगी। उसने भी अलग होने की रट लगा ली थी। यहाँ तक कि संध्या ने अपने और अपने पति के लिए खाना भी बनाया। एक रात जब सागर वापिस आया दुकान से तो उसने अपने पति के लिए खाना दिया और बाबूजी और माँ के लिए खाना नहीं दिया। सागर ने कहा, मेरे माता पिता यहाँ भूखे बैठे हैं और तू मेरे लिए खाना परोस कर लाई है। मैं इस खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा, तू ही जाकर खा ले। फिर सागर भूखा ही सो गया। दूसरे दिन भी वही रहा। सुबह उसने अपने पति के लिए टिफिन बनाया, लेकिन बाबूजी के लिए न नाश्ता ना टिफिन। तो वह टिफिन भी नहीं लिया और नाश्ता भी नहीं किया। 2-3 दिन ऐसा ही चला। फिर एक दिन संध्या ने कहा, तुम इस तरह से मनमानी नहीं कर सकती। तुमको मेरे साथ खाना ही पड़ेगा। तुम्हारे माँ बाबूजी अलग अपना बना खा लेंगे। तो सागर ने कहा, तुमको यदि यही करना है तो तुम अपने बाप के घर जाओ और वहीं बनाकर अलग से खाओ। जब तक तुम मेरे माता पिता को खाना बनाकर नहीं दोगी तो मैं अकेले खाना तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा। संध्या को भी गुस्सा आया। उसने अपना बैग उठाया और अपने बेटे को लिया और अपने मायके पहुंच गई। संध्या जब अपने मायके पहुंची तो उसके पिताजी ने देखा कि संध्या कुछ उदास सी थी। उन्होंने पूछ दिया, बेटी क्या बात है? ना तो तुमने आने का कोई संदेशा दिया
और न ही फ़ोन करके बताया। कैसे आना हुआ बताओ? तो संध्या रोने लगी। बाबूजी, बड़ी मुश्किल से आई हूँ और मैं वह घर छोड़कर आई हूँ। उस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। एक छोटी बहू है तो अपने मायके जाकर बैठी है। मैं पूरा दिन उस घर का काम करती हूँ। मैंने कहा कि अब मैं अलग होना चाहती हूँ अपने पति के साथ। तो मेरे पति ने मुझसे यह कह दिया कि अपने पिता के घर में जाकर अलग रहकर खाना बनाओ। तो जब मेरा उस घर में अधिकार ही नहीं, तो मैं भला वहां क्यों रुकूं? इतनी बात सुनकर संध्या के पिताजी गुस्से में आ गए। ठीक ही तो कहा दामाद जी ने। बेटी, इतना बड़ा परिवार भी नहीं है। तुम दोनों बनाकर खाओगे और तुम्हारे बूढ़े सास ससुर वहीं बैठे रहेंगे या खुद बनाकर खाएंगे, तो यह किस बेटे से बर्दाश्त होगा, यह बताओ। यदि मेरे साथ भी ऐसा हो, कल की तुम्हारी भाभी मुझे खाना ना दे और खुद तुम्हारे भैया और वह दोनों बनाकर खाएंगे, तो तुम्हें कैसे लगेगा? तुमने अपना घर छोड़कर बहुत गलत किया है। दामाद जी ऐसे नहीं है। याद करो, जब मैं 1 साल पहले बीमार था, तो दामाद जी अपनी दुकान छोड़ छोड़कर मेरी खबर लेते, यहाँ तक कि वह मेरे पास रहने भी आते थे। और समधी जी भी मेरा कितना ध्यान रखते थे। उन्होंने तो कह दिया था, पैसे रुपए या जीवन से जो भी मेरी जरूरत हो, आप हिचकिचाना मत, मुझे याद करना। बताओ, ऐसे घर कहाँ मिलते हैं? बेटी, तुमने अपना घर छोड़कर बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हें यह संस्कार नहीं दिए थे। तुम्हें अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। हर माता-पिता यही चाहते हैं कि जब वह बूढ़े हो जाएं, तो उनके बेटे बहू उनके साथ रहें, उन्हें 2 रोटी बनाकर दें। यही तो उम्र है उन्हें। तुम उनकी सेवा नहीं करोगी, तो और कौन करेगा? अरे वह छोटी बहू तो अभी आई है, उससे पहले तुम उस घर का काम नहीं करती थी क्या? वो मायके चली गई तो जाने दो, उसकी तुम्हें बराबरी करने की क्या जरूरत है? तुम उस घर की बड़ी बहू हो, जैसा तुम करोगी, वैसा ही वह भी सीखेगी ना। अब संध्या को अपनी ही बातों पर आत्मग्लानि हो रही थी। उसने कहा, बाबूजी, मैं नहीं आना चाहती थी, लेकिन सागर ने मुझे कहा कि अपने पिता के घर जाकर अकेले रहकर खाओ। इसी बात को उसने दोहरा दिया। तो संध्या के पिताजी ने कहा, वह तो गुस्से में और तुम्हारी हरकतों की वजह से बोल दिए। तुम रुको। इतना कहकर वह संध्या को लेकर उनके घर पहुंच गए। जैसे ही डोर बेल बजी, तो संध्या की सास ने दरवाजा खोला। वह संध्या और अपने समधी को देख थोड़ा घबराई भी और थोड़ा खुशी भी। फिर वह अपने पति को आवाज देती है, साहिल के पापा, देखिए तो कौन आए हैं, समधी जी आए हैं। इधर संध्या के पिताजी घर के अंदर घुसते ही दोनों हाथ जोड़कर संध्या के ससुर से कहते हैं, समधी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बेटी की हरकतों की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन इसने जो भी किया है, उसकी माफी मैं आपसे बार-बार मांगता हूँ और मैं इसे वापस आपके घर लेकर आया हूँ। यह आपकी बेटी है। इसने जो भी गलती किया है, तो पूरा आपका हक बनता है कि आप इसे डांटे, समझाएं और अपने घर में अच्छे तरीके से रखें। साहिल के पिताजी यह बातें सुनकर उनके दोनों हाथ को जोड़े हुए हाथ को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, समझी जी, आप इस तरह से हाथ मत जोड़िए। आज आप मेरी बहू को वापस लाकर मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दिए हैं। बहू और पोते के चले जाने के बाद यह घर घर नहीं, घर में सन्नाटा सा पसर गया था। हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे समधी जी, जो आप हमारे घर की खुशियां वापस लेकर आ गए हैं। फिर साहिल के पिताजी इस तरह से उनसे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि चलिए चाय नाश्ता कीजिए और अपनी संध्या बहू को कहते हैं कि बहू, जाओ किचन से हम सबके लिए चाय बना कर लाओ बेटा। संध्या अपने पिताजी और अपने ससुर सास सबके लिए नाश्ता बनाकर लाती है। फिर संध्या के पिताजी कहते हैं, अब मैं चलता हूँ समधी जी। नहीं नहीं, रुकिए समधी जी, आज सब मिलकर साथ में भोजन करेंगे। तो संध्या के पिताजी कहते हैं, फिर किसी दिन संध्या की माँ को भी लेकर आऊंगा, तो सब मिलकर साथ में भोजन करेंगे। आज अचानक से ही आना पड़ा। फिर साहिल के पिताजी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए विदा कर दिए। अब संध्या अपने घर में पूरा काम पहले की तरह करने लगी थी। सागर देखा
जब शाम को आया तो देखा कि संध्या घर पर आई हुई है, तो कमरे में बोला, संध्या, क्या तुम्हारा और मेरा प्यार इतना कमजोर है कि तुम हमें छोड़कर, इस घर को छोड़कर अपने मायके चली गई? तुमने मेरी छोटी-छोटी बातों को दिल से लगा लिया। तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो संध्या माफी मांगते हुए कहने लगी कि मैं भी गलत थी, मुझे माफ कर दो। जो आपकी बातों का मैं बुरा मान गई थी। मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे आपको और माँ बाबूजी को तकलीफ उठानी पड़े। अब तो संध्या की उस घर में और भी ज्यादा इज्जत होने लगी थी। सब लोग संध्या को पहले ही बहुत मानते थे, लेकिन अब उसका मान सम्मान भी बढ़ चुका था। इधर एक दिन जब पुलिस दरवाजे पर आई तो संध्या के सास ससुर यह देखकर घबरा गए कि हमारे घर पर पुलिस क्यों आ गई। फिर उन्होंने पूछा, साहब, क्या बात है? तो पुलिस वालों ने कहा, आप लोगों के ऊपर दहेज का आरोप लगा है, आप लोगों को हमारे साथ थाने चलना होगा। साहिल के पिताजी ने कहा कि मैं अभी दोनों बेटों को फोन करके बुलाता हूँ और साथ में सब लोग आते हैं। पुलिस को देखकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि क्या मामला है। उन लोगों को जब पता चला कि छोटी बहू काव्या ने अपने सास ससुर और पति के ऊपर दहेज का आरोप लगाया है, तो वह भी कहने लगे, साहब, यह आरोप तो बिल्कुल गलत है। यह लोग बहुत ही शरीफ और ईमानदार हैं, अपनी दोनों बहुओं को बेटी की तरह मानते हैं। फिर इनकी छोटी बहू ही जब देखो पर्स लिए घूमती रहती थी, तो इस बात पर झगड़ा होना ही है। जब दो बहुएं हैं तो दोनों को घर के काम तो करने ही पड़ेंगे बराबर बराबर। यह तो सबके घर में होता है। बस जेठानी देवरानी के झगड़े में छोटी बहू लड़कर चली गई और आज यहाँ दहेज प्रथा का आरोप लगाकर केस कर दी है। पुलिस वालों ने कहा, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। यदि आप लोगों को गवाही ही देना है तो आप लोग कोर्ट में जाकर गवाही देना। इन लोगों ने अगर अपने बहू के मायके वालों को समझा बुझाकर केस वापस लेने के लिए नहीं कहा, तो केस कोर्ट में पहुंचेगा, तो फिर इन लोगों को वहां परेशानी हो सकती है। बोले कि आप जल्दी से अपने दोनों बेटों को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाना। साहिल के पिताजी ने दोनों बेटों को फोन करके बुला लिया और फिर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां पर जब उन लोग बात किए, उसके बाद वो वहीं से सीधे काव्या के मायके पहुंच गए और कहने लगे कि बहू, तुमने ये कैसा झूठा आरोप लगाया है? तुम सच बताओ, क्या हमने तुम्हें कभी दहेज के लिए परेशान किया? कभी हमने तुम्हें दहेज के लिए मारा पीटा? तुम्हारा और घर में घर के कामों के चक्कर में छोटे मोटे झगड़ों की वजह से तुम इस तरह से हम लोगों के ऊपर आरोप लगा दी, ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज फिर काव्या के पिताजी ने साहिल के माता पिता का बहुत अपमान किया और कहने लगे कि अब पुलिस के डर से यहाँ मेरे घर पर माफी मांगने आ गए। अब तो हमारी मुलाकात कोर्ट में ही होगी। मेरे घर से अभी के अभी आप लोग निकल जाओ। आखिर उन्हें वापस आना ही पड़ा। 6-7 महीने तक कोर्ट केस चला। आज कोर्ट में अंतिम सुनवाई थी। साहिल की माँ सुबह से ही पूजा आरती लेकर सच्चाई की जीत हो, यही भगवान से प्रार्थना कर रही थी। जब सब लोग कोर्ट कचहरी के बाद शाम को 4-5 बजे घर वापस आते हैं, तो साहिल की माँ उनका इंतजार ही कर रही थी। घबराते हुए पूछी, क्या हुआ? क्या हुआ साहिल, क्या हुआ बताओ? साहिल कुछ बोलता उससे पहले साहिल के पिताजी बोल उठे, होना क्या था भाग्यवान, सच्चाई की जीत हुई। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था और ना ही हमने बहू को कभी दहेज के लिए परेशान किया। पड़ोसियों ने जो गवाही दी, उन्हीं की वजह से हम केस को जीत गए हैं। साहिल की माँ का खुशियों का ठिकाना ना रहा। वह पूजा घर में जाकर भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आपने मेरी लाज रख ली। फिर साहिल भी आकर कहता है, माँ, इधर आओ, एक और खुशखबरी है। मुझे एक अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल गई है और मुझे बहुत अच्छी सैलरी भी मिल गई है। यह बात सुनकर सभी घर में खुश हो गए। साहिल अपने माता पिता के पैर छूने लगा और बोला, माँ, अब हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। आप हमें आशीर्वाद दो माँ।
माँ और पिताजी की आंखें भर आई। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है। इधर केस हार जाने के बाद काव्या घर में रोती हुई बैठी थी तो काव्या के पिताजी ने कहा, बेटी, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं, तुम भी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। काव्या की माँ ने कहा, जिंदगी में आगे बढ़ेगी, कैसे बढ़े? बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो और हम दूसरा ब्याह कर देंगे उसका। आखिर उसकी उम्र ही क्या है? जवान बेटी कब तक घर में बैठी रहेगी? यह बात सुनकर काव्या कहने लगी, क्या कह रही हो माँ, दूसरा ब्याह? अगर वो लोग भी इसी तरह से निकले तो कितना ब्याह करूंगी मैं? और फिर कब तक घर में बैठी रहेगी? क्या यह घर आज मेरे लिए पराया हो गया? जब मैं उस घर को छोड़कर आई थी तो तुम्ही लोगों ने तो कहा था कि यह तुम्हारा घर है बेटी, जब तक चाहो रहो। तो काव्या के पिताजी ने कहा, बेटी, मैंने कब कहा कि यह तुम्हारा घर नहीं है? घर तुम्हारा ही है, लेकिन बेटा, बेटी तो पराया धन होती होती है। राजा महाराजा गरीब अमीर कोई भी अपनी बेटी को अपने घर में नहीं रख सका, तो मैं कैसे रख सकता हूँ? बेटी, तुम्हें ब्याह तो करना ही होगा। नहीं पापा जी, मैं कोई ब्याह हुआ नहीं करूंगी। जो भाभी अब तक चुप थी तो उसने यह सोच लिया था कि अब काव्या इसी घर में रहेगी तो यह मेरे सिर पर बोझ बनकर रहेगी। यह घर का काम तो कुछ करती नहीं है और बस बैठी महारानियों की तरह आर्डर देगी। तो वह भी गुस्से में बोल पड़ी, ऐसा क्या है जो ब्याह हुआ नहीं करोगी? हम भी तो किसी के बेटी ही है ना काव्या दीदी, तो क्या आपके घर में आके काम नहीं करती? भाभी की भी इस तरह से बात सुनकर अब काव्या के दिमाग में यह बात तो आ गई थी कि बेटी को मायके में कभी सुख नहीं मिलेगा। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, जब मैं अपना घर छोड़कर आई थी उसी टाइम पर आप यह बात मुझे समझा देती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। आप तो उस दिन बोले कि मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा, आप सिखा लिए ना सबक। काव्या के पिताजी ने कहा, बेटी, वो समय अलग था, तुम रोती धोती घर पर आई तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है और फिर मैं भी एक पुत्री के मोह में फंसकर ना जाने क्या क्या करता गया। अब तुम अपनी ससुराल चली जाओ। काव्या ने कहा, मैं कैसे चली जाऊं? आप जाओ, मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरे पति से माफी मांग लेना, वो लोग आपको माफ कर देंगे, फिर मैं उस घर में चली जाऊंगी। काव्या के पिताजी ने कहा, मैंने कितना अपमान किया है तुम्हारे ससुराल वालों का, मैं किस मुंह से उस घर में जाऊं? तो काव्या कहने लगी कि मैंने क्या कम किया है उन लोगों के साथ, मैं भी कैसे जाऊं? फिर काव्या की माँ ने कहा, आप दोनों जाओ और उन लोगों से माफी मांग लेना। काव्या के पिताजी काव्या को लेकर उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। उस समय घर पर साहिल की माँ और साहिल की भाभी थी। अंदर जाते ही काव्या के पिताजी साहिल की माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं आपकी बहू को आपके घर लेकर आई हूँ। तभी साहिल और उसके पिताजी, बड़े भाई, तीनों लोग घर में पहुंच जाते हैं। साहिल अपनी पत्नी काव्या को घर पर देखकर गुस्से में बोल पड़ता है, क्या लेने आई है यहाँ? साहिल के पिताजी भी कहते हैं, समधी जी, अब आप यहाँ क्यों आए हैं? आपने तो हमें दो दो बार अपने घर से जलील करके निकाल दिया था, फिर अपनी बेटी को यहाँ लेकर अब क्या बचा है जो लेने आए हैं? काव्या के पिताजी ने कहा, हम कुछ लेने नहीं, हम आपकी बहू को आपके घर छोड़ने आए हैं। फिर साहिल हंसते हुए बोला, बहू? किसकी बहू? इसने तो बहू होने का हक उसी दिन खो दिया था जिस दिन हमें कोर्ट कचहरी में चक्कर लगवाई थी, और वैसे भी इसने अपनी तरफ से तलाक का पेपर साइन करके मेरे पास भेज दिया है। अब अच्छा हुआ मुझे साइन करके पेपर पहुंचाने में समय खराब नहीं करना पड़ा। साहिल भी वह पेपर लाया और उसमें साइन करके दे दिया। बोला, यह पेपर ले जाकर कोर्ट में जमा करवा देना। काव्या ने कहा, साहिल, ऐसा मत करो, अब जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी, तुम्हारी सारी बात मानूंगी, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, मैं तुम्हारे माता पिता की सेवा करूंगी। साहिल ने कहा, अब हमारे और तुम्हारे बीच इतनी गांठें पड़ चुकी है कि सारी उम्र खुलते रहेंगे तो भी यह गांठें नहीं खुलेगी। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार और विश्वास रहा ही नहीं। काव्या, बेहतर होगा कि तुम मेरे घर से जल्दी चली जाओ।
साहिल के पिताजी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। आपने समाज में और पूरे परिवार में मेरी बहुत बदनामी कर ली। हमने अपने बेटे की दूसरी शादी पक्की कर दी है। हमारे बेटे की 2 दिन के बाद मंगनी है। हम अभी अभी लड़की देखकर ही आ रहे हैं। सारी चीजें फिक्स हो गई है। कृपा करके आप लोग चाय नाश्ता करें, उसके बाद मेरे घर से जाइए। हम आपके जैसे नहीं हैं कि घर आए हुए मेहमान को धक्के मारकर निकालें। फिर अपनी बहू संध्या को आवाज देते हुए कहते हैं, संध्या बहू, सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाओ। लेकिन काव्या के पिताजी घर से निकल पड़े। साथ में रोती हुई और आंसू को पोंछती हुई काव्या भी अपने पिताजी के पीछे पीछे अपने ससुराल के घर से वापस चली आई। तो दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि साहिल काव्या को तलाक देकर अच्छा किया या बुरा। इस कहानी में क्या साहिल को माफ कर देना चाहिए या नहीं? तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।